नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे कक्षा 10 विषय विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के चैप्टरों को हम पूरा कर रहे हैं एक के बाद एक। अध्याय 4 हमारा अभी चल रहा है जिसका नाम प्रतिरक्षा और रक्ताधान है। प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है, इसके बाद रक्ताधान, रक्त क्या है, रक्त की संरचना क्या है, एपियोलॉजिकल तंत्र क्या है, आरएच फैक्टर क्या है, इन समस्त प्रकार की बातों को आपने देख लिया है। तो यहाँ पर अपनी जो बात चल रही है वो है रक्ताधान क्या होता है। रक्तादान का मतलब सिंपली तौर पर होता है रक्त को दान देना। जैसे कि आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, कभी कभी आपके परिवार में भी किसी ने रक्त का दान किया होगा। यानी कि रक्तादान का मतलब होता है अपने रक्त को देना, दूसरे व्यक्ति को देना। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है रोगी व्यक्ति को अपना रक्त जो है दान देता है, यानी कि उसको जीवन बनाने के लिए वापस उसको रक्त की आवश्यकता होती है, इसे हम देते हैं, रक्तादान कहते हैं। रक्तादान से संबंधित सबसे पहले वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने इस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त को चढ़ाना या एक जीव से दूसरे जीव में रक्त को किस प्रकार से दान देते हैं या रक्त के दान से, रक्त देने से दूसरे व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इस बात को जीन बैप्टिस्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताई थी। रक्तादान का मतलब होता है स्वस्थ व्यक्ति से रोगी व्यक्ति को रक्त देना, रक्तादान कहलाता है। सिंपली पूरा थ्योरिकल है ये, जितना आप इसको और बारीकी से पढ़ेंगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। रक्तादान की आवश्यकता क्यों है, यानी कि इस प्रकार से एक व्यक्ति से एक जीव से दूसरे जीव को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी चोट लगने से शरीर से बहुत सारा रक्त जो है बाहर निकलने लगता है, जिससे शरीर में रक्त की कमी होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिससे रक्त की आवश्यकता होती है, चोट लगने के बाद रक्त का ज्यादा मात्रा में बाहर निकलने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः हमें रक्त देने से उस रोगी व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। दूसरा है गंभीर बीमारी। कभी कभी आपने देखा होगा रक्त की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो वो रोग गंभीर न हो, यानी कि उसका गंभीर रूप ना मिले, इसके संदर्भ में हमें पूर्व से ही उस व्यक्ति को रक्त देना उचित रहेगा। साथ में शल्य चिकित्सा को देखें, यानी कि जब बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं तो ऑपरेशन के समय बहुत सारा रक्त जो है शरीर से बाहर निकलता है। तो ऐसे जो मरीज होते हैं उनको रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्त की आवश्यकता से, यानी कि रक्त की पूर्ति से उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। इस प्रकार से रक्तदान करने से विभिन्न प्रकार की ये जो क्रियाएं हैं इनमें रक्तदान देने से उस रोगी व्यक्ति के शरीर को बचाया जा सकता है। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों है, यानी कि आवश्यकता वाले व्यक्तियों को रक्त देने से उसके जीवन को बचाया जा सकता है। इसके बाद पॉइंट आता है रक्तदान की प्रक्रिया क्या है। जैसे आपने रक्त को दान दिया तो बड़े बड़े जो रक्त सेंटर होते हैं वहां पर आप देखते हैं रक्त का संग्रहण किया जाता है, यानी कि आपके द्वारा दिया हुआ रक्त उसको रक्त संग्रहण जो होता है वहां पर रखा जाता है विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर में। किस टेम्परेचर पर उसको रखते हैं जिससे कि अधिक समय तक वो रखा रह सकता है, यानी कि वो खराब न हो। साथ में आधान का मतलब होता है देना। जब रक्त संग्रह भाग से जब रक्त को दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है या दिया जाता है, यानी कि आधान का मतलब देना, उससे पूर्व कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यानी कि उसकी जांच की जाती है कि रक्त का ब्लड ग्रुप कौन सा है, पीएच मतलब आरएच फैक्टर देखा जाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से गुजरना होता है। इसके बाद रक्त संग्रहण स्थल से लगाकर रोगी मरीज तक वो रक्त जो है ले जाया जाता है। तो इससे विभिन्न प्रकार की ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं से गुजरना होता है। इसके बाद ही जो है रोगी व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। इसके बाद है जब रक्त चिकित्सक की सलाह से चढ़ाया जाता है, चिकित्सक के माध्यम से रोगी व्यक्ति को दिया जाता है, तो रक्तदान के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जिसमें पहला है रक्त समूह के साथ प्रतिजन का मिलान होना चाहिए, यानी कि रुधिर वर्ग, जिस वर्ग का रुधिर है उसी रुधिर वर्ग के रोगी को वह रुधिर दिया जाता है। साथ में आरएच कारक की भी मतलब जांच होती है कि कौन सा आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। इन कंप्लीट बातों को यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद है
हानिकारक तत्वों की जांच, यानी कि रक्त के अंदर किसी प्रकार कोई हानिकारक तत्व उपस्थित न हो जिससे कि रोगी की मृत्यु हो, तो इसकी भी जांच जो है वो की जाती है। इसके बाद भंडारण करना, जब रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है इससे पूर्व विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर या विभिन्न प्रकार के जो उसके अंदर आवश्यक जो बिंदु होते हैं उनकी जांच की जाती है, यानी कि उनका भंडारण किया जाता है। और अंतिम में जो है ये सारी क्रियाओं करने के बाद चिकित्सक की सलाह ली जाती है कि अब जो है वो उपयुक्त रक्त जो है उस रोगी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप देखें सारे थ्योरिकल पॉइंट्स हैं, और इन थ्योरिकल पॉइंट्स में जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, और पूरा भाग जो है आपको बुक को साथ में रखते हुए नोट्स को पढ़ना है। इसके बाद है रुधिर वर्ग का अनुवांशिक महत्व। यहाँ पर रक्त की बात हो रही है, कल आपने देखा था रुधिर वर्ग 4 है, ए बी ए बी ओ, इन चारों ही रुधिर वर्ग में इनका क्या महत्व है। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग का जो अनुवांशिक महत्व है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अनुवांशिक रूप से महत्व, यानी कि आपके इस बुक में एक उदाहरण दे रखा है दो दंपति का जिसमें एक बालक है, दोनों ही दंपति जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बालक उनका है, तो इसके लिए यहाँ पर अनुवांशिक जो ब्लड ग्रुप है उसको नियंत्रित करने वाले 3 जीन इकाइयां हैं, उनके माध्यम से आप रेखा चित्र के रूप में आप देख पाएंगे कि आनुवांशिक रूप से जांच होने के बाद यह जानकारी मिलती है कि उक्त दंपति में से कौन उस बालक के माता पिता हैं। तो यानी कि आनुवांशिक रूप से भी जांच करने के बाद ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की उपस्थिति में यह मालूम किया जा सकता है। साथ में अपराध की जांच, कभी कभी आपने देखें बहुत ही गंभीर अपराध किसी से हो जाता है और अपराध करने के बाद जब वह उसकी जानकारी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर अपराध की जांच में भी ब्लड से जो है डीएनए टेस्ट किया जाता है, और डीएनए के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चोरी है या मर्डर केस है या इस प्रकार से जो अदालत में जो केस चलते हैं उनको इस प्रकार से आनुवांशिक रुधिर वर्ग की जांच के बाद भी जो है उसकी पहचान की जा सकती है। तो यानी कि रुधिर वर्ग का जो है किस प्रकार से आनुवांशिक महत्व है, ये और भी बहुत सारे आपके इसमें बुक में उदाहरण दे रखे हैं जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद ये तो था आपके रक्तदान, यानी कि रुधिर को दान देना, यानी कि रुधिर वर्ग कितने हैं, रक्तदान हमें कब करना चाहिए, यानी कि रक्तदान के समय भी हमारी उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न हो, ये सब जानकारी भी हमें होनी चाहिए। उम्र जो है 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, किसी गंभीर बीमारी से त्रस्त नहीं हो, तो ये सारी चीजें जो हैं हमें इन सब से यहाँ देखनी होगी। तो ये सारी चीजें आप ये विधिवत पॉइंट जो अध्ययन कर रहे हैं थ्योरिकल, इनमें आपको देखने को मिलेगी। अब रुधिर वर्ग के साथ यहाँ पर आप देखें अंगदान होता है, यानी कि कभी कभी कोई व्यक्ति जिससे ये घोषणा करते हैं कि मृत्यु उपरांत जो है हमारे आवश्यक अंग, आंख है या दूसरे प्रकार के जैसे ब्लड वगैरह जो है, किडनी वगैरह जो है, उनको दान देना जिसे हम अंगदान कहते हैं। और देहदान में व्यक्ति घोषणा ये करता है कि मृत्यु उपरांत जो उसका पूरा शरीर जो है वो दान दिया जाता है, यानी कि शरीर के आवश्यक अंग जो है वो अन्य किसी व्यक्ति को काम आए और उसका जीवन सफल हो सके। तो जिस प्रकार रक्त का दान दिया जाता है उसी प्रकार अंगों का, मृत्यु के बाद अंगों का भी दान देने की घोषणा होती है, और पूरे शरीर को भी देहदान जिसे हम कहते हैं करने की घोषणा होती है। तो आपके बुक में आप देखें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति से क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी नाम है, उन्होंने भी अपने अंगदान देने की घोषणा की है। इसमें मुख्यमंत्री भी हैं तो और ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने इस प्रकार से ये घोषणा की है कि मृत्यु के उपरांत अंगदान या देहदान करने की उन्होंने घोषणा की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मृत्यु के बाद जो है उसके अंगों का दान या देहदान की आवश्यकता को समझता है, तो इसके लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है, 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, कोर्ट के माध्यम से हमें अपने आवेदन को करना होता है, और मृत्यु के बाद जो है उसके अंगों को और पूरे शरीर का जो है वो दान दिया जाता है। तो ये एक छोटी मोटी जानकारी आपके इसमें है, और पूरा थ्योरिकल रक्त का दान देना, रक्तदान, अंगों का दान देना, अंगदान और देहदान जो है वो पूरे शरीर का दान होता है। तो इसी कड़ी में 13 अगस्त को जो है अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछा भी जाता है कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आपके बिल्कुल 13 अगस्त या जो भी आपके इसमें दे रखा उसको नोट करेंगे, और कंप्लीटली आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए कि रक्तदान से लेकर देहदान की
समस्त जो क्रियाएं हैं वो नियमानुसार होती हैं और इन नियमों का हमें पालन करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटी सी जानकारी है ये, और इसके लिए आप पूरा थ्योरी का जो चैप्टर है इसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। और रक्ताधान के बाद या रक्त समूह जो है इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर जो है पूरा होता है। इसके प्रश्नोत्तर जो है आप आपके पाठ के अंत में जो प्रश्न आंसर दे रखे हैं उसे निश्चित तौर पर पूरा करेंगे और साथ में निरंतर आपको इसमें याद भी करना है और कंप्लीट आपको लिखने का कार्य भी करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें आप पूरे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इसको आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और अपने दिमाग में बिठाते रहें, साथ में नोटबुक में नोट करें और निरंतर अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी रखें। धन्यवाद।